Hello everyone, this is your Viru sir, founder and director Quantize to LLP एंड जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है कि हर टॉपिक सिर्फ 10 मिनट में, तो आज है हमारे पास बैंड थ्योरी इन सॉलिड्स इन जस्ट 10 मिनट्स। तो लेट वी स्टार्ट विदाउट एनी। चलो, तो टॉपिक बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स है। सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए कि बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स किसके रिगार्डिंग बात करता है। तो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड किस रिगार्डिंग बात करता है? बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड बताता है कि सॉलिड्स में बैंड स्ट्रक्चर होती है और सॉलिड्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं बैंड स्ट्रक्चर के ब्याप पे कि कुछ सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, कुछ सेमीकंडक्टर होते हैं, कुछ आपके मेटल्स होते हैं, कुछ सेमी मेटल्स होते हैं। तो और इसके अलावा जो कुछ स्पेशल कंसेप्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करती है बैंड थ्योरी, लाइक इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस टाइप की चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो शुरुआत होती है इस चैप्टर की, सबसे पहले होती है कि फेलियर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है और उन फेलियर्स के पीछे रीजन क्या है। तो फेलियर्स में अगर हम बात करें तो तीन चार फेलियर है, चार फेलियर है एक्चुअल में। जो फर्स्ट था आपका वो है कि बैंड थ्योरी है, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है, बैंड स्ट्रक्चर को नहीं समझा पाई, एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड स्ट्रक्चर को नहीं बता पाई। इसके अलावा इफेक्टिव मास का जो कंसेप्ट है, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उसका जो कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। एक आर एच यानी कि होल कोफिशिएंट है, वो पॉजिटिव भी ऑब्जर्व हुआ है कुछ मेटल्स के लिए, उसको भी ये थ्योरी ऑब्जर्व एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसके क्या क्या फेलियर थे। हालांकि बहुत ज़्यादा सक्सेस है स्पेसिफिक हीट को लेके, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल्स को लेके। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये वाला कि कुडंट क्लासिफाई द सॉलिड्स एज इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। और इन सब के पीछे, इन सब फेलियर्स के पीछे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के जो रीजन था वो आपका था द ओवर सिंप्लीफाइड अज्यूम्सन ऑफ नेग्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ आयन कोर्स या द इफेक्ट ऑफ आयन कोर्स कंसिडरिंग द potential due to ion course as constant potential and later that was considered as a जीरो। तो जो कांस्टेंट पोटेंशियल लिया था अपने आयन कोर्स का, वही एक जो ओवर सिंप्लीफाइड अजम्पशन है, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी फेल हो रही थी। क्योंकि लेटेस्ट साइड पे आयन कोर्स प्रेजेंटेड है, तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहा है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट कंसिडर किया गया था। तो अब जो बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड है उसमें जो बैंड स्ट्रक्चर अराइज होती है, उसके पीछे जो मेन रीजन है वो है आपके जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम फ्री नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उस पर आयन कोर्स का जो भी इम्पैक्ट हो सकता है, इफेक्ट हो सकता है, उसको कंसिडर कर रहे हैं। और उस इफेक्ट की वजह से ही इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो अफेक्ट होता है। वो जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, वो उसके तरह मूव कर सकता है, उसके अपोजिट मूव कर सकता है, वो जैसे मूव करता था उसके अपोजिट मूव कर सकता है, स्लो कर सकता है, उससे फास्ट मूव कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द इंट्रैक्शन विद द आयन कोर्स। उसी वजह से इसी मूवमेंट को लेके ही हम इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं, तभी बात करेंगे। और इसी वजह से कि आयन कोर्स का प्रेजेंस हम वहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, उसी वजह से बैंड स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, वही ये पूरी थ्योरी है। चलिए बात करते हैं आगे इसमें। तो पहला टॉपिक समझ में आ गया कि फेलियर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एंड उसके पीछे रीजन क्या था। दूसरा, अब सिंस लेटेस्ट साइट्स है वो पीरियोडिकली अरेंज है, तो वहाँ पीरियोडिक पोटेंशियल होगा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। और अगर उसके अलावा ब्लोच थ्योरम एंड ब्लोच फंक्शंस नेक्स्ट टॉपिक आपका। तो पीरियोडिक जो पोटेंशियल है, अगर हम 1D में बात करें तो लेटेस्ट कांस्टेंट अगर ए हो तो एक्स प्लस एन ए पे वापस से वो रिपीट होगा, सेम पोटेंशियल होगा। तो इस टाइप से पीरियड है, वहाँ पे पीरियड ए बोला जाएगा और इस तरीके से 1D पोटेंशियल को लिखा जा सकता है। साई ऑफ एक्स है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में तो जस्ट प्लेन वेव्स कंसिडर किया गया था, ठीक है। बट अभी क्या कंसिडर किया जा रहा है? मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव्स। और जो मॉड्यूलेशन फैक्टर है और वो यू के एक्स बोला जाता है। और उसकी क्या क्या खास बात है कि वो सेम पीरियड, सेम काइंड ऑफ पीरियोडिक फंक्शन है जैसे आपका पोटेंशियल था। तो पोटेंशियल का जो पीरियड है वही इसका पीरियड रहता है, ये खास बात है। इसी चीज़ को हम ब्लोच थ्योरम बोलते हैं कि जो अभी वेव फंक्शन है, मतलब पीरियोडिक पोटेंशियल के केस में वो मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव्स है, ये ब्लोच थ्योरम है। और ब्लोच फंक्शंस, इन फंक्शंस का नाम ब्लोच फंक्शंस है। ये तो हो गया 1D के केस में। और अगर हम बात करें 3D के केस में तो वी ऑफ आर प्लस टी हो जाएगा वहाँ पे। टी जहाँ पे आपका ट्रांसलेशन वेक्टर है क्रिस्टल में और लेटिस में, सॉरी। और साई ऑफ आर है वो 3D के केस में ऑब्वियसली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इस टाइप से लिखा जा रहा था, जस्ट प्लेन वेव 3D वाली। और अभी कैसे लिखा जाएगा? मॉड्यूलेटेड प्लेन वेव्स। और जो यू के आर है उसका जो पीरियड है वो भी सेम वे में होगा जैसे आपका पोटेंशियल का था, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। इसके बाद हम एक 1D केस लिए और उसमें किस टाइप से वहाँ पे क्या बोलते हैं पोटेंशियल होगा, इस पे बात की।
तो पीरियोडिक जो पोटेंशियल है उसकी प्रोफाइल पे बात की, और अगर हम कंसिडर करें तो वहाँ पे एक वैल थी और एक बैरियर था। बैरियर हाइट कुछ फाइनाइट लिया था हमने वी नॉट, और ये अगर हम ओरिजिन कंसिडर करें तो ए तक तो वैल था, इसको रीजन फर्स्ट बोला है, और माइनस बी तक बैरियर है, इसको रीजन सेकंड बोला। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल है उसका पीरियड ऑब्वियसली ए प्लस बी हो गया था, तो पोटेंशियल को इस तरीके से लिख सकते हैं। और जो वेव फंक्शन है, जैसा कि ब्लोच थ्योरम सजेस्ट कर रही है कि वो आपके ब्लोच फंक्शंस होंगे। अब सिंस वनडे का केस है तो इस टाइप से लिख लोगे, और यू के एक्स है उसका जो पीरियड है वो भी ए प्लस बी होगा, तो उसको भी ऐसे लिखा जा सकता है जैसे ऊपर समझाया था। अब क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन अगर हम सोल्व करें इन दोनों रीजन्स के लिए तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर इस तरीके से आएगा, बट वहाँ पे श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, ठीक है। ये श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे दोनों रीजन्स में पोटेंशियल के रिगार्डिंग, जो भी पोटेंशियल है जीरो है, यहाँ पे वी नॉट है, इस तरीके से। और फिर ये जो ब्लोच वेव फंक्शंस है इनको श्रोडिंगर इक्वेशन में पुटअप करेंगे, और यहाँ पे जो ये मॉड्यूलेशन फैक्टर है इसको U1 मानेंगे, इधर U2 मानेंगे, तो आपके पूरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है U1 U2 में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद U1 U2 के दो एक्सप्रेशन आएंगे, और उसके बाद उन पे बाउंड्री कंडीशन लगेगी, चार बाउंड्री कंडीशन होगी। एक तो यहाँ पे वेव फंक्शन कंटिन्यूस है, और यहाँ पे जो वेव फंक्शन है वो बराबर है, तो दो तो ये वेव फंक्शन की होगी, और दो इसके डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की होगी, वो भी कंटिन्यूस रहेगा, और यहाँ पे भी बराबर होगा। ये जो बराबर लिया है वो पीरियोडिक कंडीशन की वजह से लिया है। और ये सब करने के बाद में, ये पूरा डेरिवेशन करने के बाद में आपको रिजल्ट याद रखना होता है। जो रिजल्ट है वो इस तरीके से ये आ रहा था, ठीक है। और रिजल्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा, एंड साइन हाइपरबोलिक बीटा भी साइन अल्फा है, कोस हाइपरबोलिक बीटा भी कोस अल्फा है, एंड कोस ऑफ के ए प्लस बी, ठीक है। और इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम एक पर्टिकुलर कंडीशन में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन है, तो मतलब आप डायरेक्ट इससे कुछ भी इन्फ्रेंस नहीं ले पाएंगे, कुछ भी गेन नहीं कर पा रहे हैं। तो अंडर ए स्पेशल कंडीशन कि वी नॉट टेंस टू इन्फिनिटी हो, जो अपने बैरियर का पोटेंशियल लिया है वो इन्फिनिटी हो, और जो उसका जो ये विड्थ है यानी कि बी वो टेंस टू जीरो, तो एक्चुअली पोटेंशियल इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि डिराक डेल्टा काइंड ऑफ बैरियर बन जाएगा। तो डिराक डेल्टा टाइप ऑफ पोटेंशियल बनेगा सच दैट कि ये फाइनाइट हो, कि एरिया अंडर द जो कर्व है वो फाइनाइट हो। जैसे कि आपको पता है कि डिराक डेल्टा में भी ये जो एरिया अंडर द कर्व है वो यूनिट होता है और फाइनाइट होता है, तो उस वे में तो इस टाइप से डिराक डेल्टा पोटेंशियल बन जाएंगे। इस कंडीशन के अंदर ये जो इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो जाती है। इसको आपको याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और पी अपॉन अल्फा है साइन अल्फा है, कोस अल्फा है, एंड कोस के है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, और पी क्या होगा यहाँ पे उसकी भी बात कर लिया आपने। तो पी ये चीज होता है, किस चीज को डिनोट करता है, बाइंडिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट करता है कि आयन कोर से जो इलेक्ट्रॉन है वो किस वे में बाउंड है। अगर पी का वैल्यू ज़्यादा है तो बहुत अच्छे से बाउंड है, अगर कम है तो बहुत क्या बोला कि एकदम बाउंड ही नहीं है। तो अगर ऐसा केस है तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाली बात हो जाएगी, और अगर ऐसा केस है तो टाइटली बाउंड है, टाइटली बाउंड है। और इस केस में अगर इस इक्वेशन से हम बात करें, इस इक्वेशन में ये सब चीज़ डालें, लाइक पी टेंस टू इन्फिनिटी डालोगे तो आपको ये जीरो लेना पड़ेगा ताकि इक्वेशन है वो होल्ड करती रहे। और उस केस में जो एनर्जी वैल्यूज है अगर जीरो लगे इसको, तो एल्फा ए इक्वल टू एन पाई होगा, एन पाई होगा, और एन पाई से आपका क्या बोलते हैं एल्फा ए, तो ए इक्वल टू एन पाई सॉरी एल्फा इक्वल टू एन पाई बाई ए होगा। और उससे आप जो ऊपर आपने एल्फा स्क्वायर को दिखा रखा था, या मैं बोलूँ कि ई है, वो आपका ये चीज़ है। तो अल्फा की जगह अगर अपने एन पाई बाई ए डालेंगे तो एनर्जी वैल्यूज ये आ जाएंगी, और ये वैल्यू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपन 2m स्क्वायर जहाँ पे n 1 2 3 हो, ये आपका जो पोटेंशियल वैल होता है, इन्फाइनाइट पोटेंशियल वैल होता है, उसमें 1D पोटेंशियल वैल है, उसकी एनर्जी लेवल्स को डिनोट कर रहा है। इसका मतलब है कि जो बैंड्स है वो आपके लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर मतलब इसका मतलब ये हो कि अगर स्ट्रॉन्गली बाउंड है इलेक्ट्रॉन तो वहाँ पे आइसोलेटेड एटम जैसा मान सकते हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंड है तो। और आइसोलेटेड एटम्स के केस में बैंड स्ट्रक्चर की बजाय लेवल्स आते हैं, तो वो अब ये देख सकते हैं कि लेवल्स आ रहे हैं आपके पास में। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला केस लेते हैं कि एकदम लूजली बाउंड है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं, तो एनर्जी है वो फ्री इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो आएगी यहाँ पे। इसको भी देख सकते हो आप कि अगर पी जीरो डालते हैं तो ये पोर्शन गायब हो जाएगा, कोस अल्फा ए कोस के बराबर हो जाएगा, अल्फा ए के बराबर हो जाएगा, अल्फा इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से फिर अल्फा इक्वल टू के बराबर हो जाएगा, तो ये एनर्जी आएगी। तो इस टाइप से ये एनर्जी आ रही थी,
ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूस एनर्जी है, तो बैंड से वो कंटिन्यूम में कन्वर्ट हो गया, मतलब पूरा सब अलाउड वैल्यू हो गई एनर्जी की। और अगर इन दोनों के बीच में कोई वैल्यू लेते हैं तो वहाँ पे बैंड्स आएंगे, अल्फा आई की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू अलाउड आएंगी और कुछ फॉरबिडन आएंगी। वो अपन क्या करते हैं कि लेफ्ट साइड को ड्रॉ करते हैं और राइट साइड को ड्रॉ करते हैं। लेफ्ट साइड को जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है वहाँ पे, लेफ्ट साइड को जब ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस टाइप का आता है, इस टाइप का कुछ आता है। और राइट साइड सिंस कोस के है तो उसकी वैल्यू +-1 के बीच में हो सकती है। तो ये जो वाले पोर्शन है वो अलाउड नहीं होंगे, तो इस वजह से जो अल्फा एक्सिस होगा उस पर कुछ वैल्यू अलाउड होंगी, कुछ वैल्यू फॉरबिडन होगी। तो अपन बोलते हैं कि वहाँ पे अलाउड बैंड एंड फॉरबिडन बैंड एग्जिस्ट करेंगे। तो ये वाली जो वैल्यू है इसके लिए वहाँ पे कुछ अलाउड बैंड्स होंगे, कुछ फॉरबिडन बैंड होंगे। यही पूरा है क्रोनिग पेनी मॉडल। ये पूरा जो टॉपिक है वो है क्रोनिग पेनी मॉडल, और इससे पूरा आपका बैंड स्ट्रक्चर का एग्जिस्टेंस है वो वेरीफाई हो गया या प्रूव हो गया कि सॉलिड्स में बैंड होते हैं। ये पूरी कहानी आपको समझ में आई। इसमें जो इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगर आप रिमाइंड करना चाहो तो बाद में, ठीक है। फिर हम कुछ कंसेप्ट पे बात करते हैं, लाइक वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं। तो ग्रुप वेलोसिटी पे एक्चुअली में बात होती है। ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला d⍵/dk होता ही है, ऊपर नीचे h मल्टीप्लाई कर दे, और इसको फिर अपन d लिख सकते हैं क्योंकि E = h होता है, तो फिर ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया विद प्रूफ, ठीक है। और फिर है इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे बात करते हैं। इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है उसका फॉर्मूला तो ये है, और एक जो जनरल फॉर्मूला है वो आप में यहाँ पे इसकी जगह ये डिटरमिनेंट आ जाएगा, आप इसको ढंग से देख लेंगे और ये क्या चीज़ है, ठीक है। फिर जो इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अब आपका पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी कुछ भी वैल्यू ले सकता है। और ये क्या चीज़ है एक्चुअल में कि इलेक्ट्रॉन है ना वो आयन कोर्स की प्रेजेंस को अगर हम कंसिडर करें तो अब इफेक्टिवली कैसे मूव कर रहा है, और एक्सटर्नल फील्ड भी लगाए हैं तो अब वो स्लोली मूव कर सकता है, और स्लोली मूव करेगा तो m स्टार है वो आपका जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपने मास कंसिडर किया था उससे ज़्यादा मास होगा, और स्लो मूव करेगा तो मतलब हैवी पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। तो इफेक्टिवली जो मास है वो ज़्यादा है। अगर उसका मास कम हो, या मैं बोलूँ कि थोड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो मूव कर रहा था उससे भी अगर फास्ट मूव करे तो अपन बोल सकते हैं कि उसका जो मास है उससे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो मास कंसिडर किया था उससे भी कम है, तो लाइटर पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। और अगर बराबर आता है तो बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जैसे फ्री था वैसे ही कंसिडर कर सकते हैं। तो और इसका जो वैल्यू है पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, इन्फिनिटी कुछ हो सकता है। अभी सिंस अगर स्टॉप हो जाए, स्टेशनरी हो जाए वहाँ पे, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड भी लग रहा है और इंटरनल फील्ड भी लग रहा है, इंटरनल फील्ड ड्यू टू आयन कोर्स, तो स्टेशनरी रह सकता है। तो उस केस में अपन बोलेंगे इफेक्टिवली जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत हैवी है, तो इनफाइनाइट मास है और टहल ही नहीं रहा है, वो हिल ही नहीं रहा है एक टाइप से। जीरो है मास, ऐसा भी हो सकता है मतलब अल्ट्रा रिलेटिविस्टिक स्पीड से जा रहा हो, सी से भाग रहा हो, तो जीरो मास लेंगे, रेस्ट मास जीरो हो जाएगा उस टाइम में। और मास नेगेटिव भी आ सकता है, तो नेगेटिव मास को अपन कंसिडर कर रहे हैं कि होल की तरह जैसे अज्यूम करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन बोलेंगे कि होल की तरह बिहेव कर रहा है। और इसी वजह से जो होल कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होल कोफिशिएंट जो आ रहा था कुछ मेटल्स में वो एक्सप्लेन हो जाएगा। होल कोफिशिएंट क्या होता है, RH = n/q। अब वो होल की तरह है तो q को अपन क्या लेंगे फिर, ई लेंगे, ठीक है। और उस टाइम ये आपका कंसंट्रेशन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक टाइप से, तो अभी फिर वो जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आ जाएगी। तो पॉजिटिव होल कोफिशिएंट जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इस तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये सब हो गया। इसके बाद में हम बात करें, पॉजिटिव मास अगर होता है ना तो उसको फिर इलेक्ट्रॉन ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। इसके बाद वहाँ पे जो टॉपिक है वो आपका नंबर ऑफ वेव फंक्शंस या बोल सकते हैं एनर्जी स्टेट्स, या बोल सकते हैं के वैल्यूज, जो अलाउड के वैल्यूज हैं इन ए बैंड इन द फर्स्ट ब्रायलन जोन। तो फर्स्ट ब्रायलन जोन जो कि -π/a से +π/a तक तो है, उसमें नंबर ऑफ वेव फंक्शंस क्या होंगे। एक्चुअली में हम बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि फर्स्ट ब्रायलन जोन में जनरली बैंड डायग्राम वो इस टाइप का बनता है, कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। तो क्या के वैल्यूज अलाउड है, कुछ जैसे -k1 से k1 तक अगर वैल्यू अलाउड होती है तो इस टाइप से वो बैंड में फिलिंग रहती है k1 वैल्यू तक। और ये जो वेरियस के वैल्यूज है जिन पे ये आपके एनर्जी स्टेट्स है, ये एनर्जी लेवल्स है एक्चुअल में, बैंड के अंदर फर्दर एनर्जी लेवल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कितनी के वैल्यूज अलाउड है, ये जैसे 0 से k1 है या क्या है वो सब बातें, ठीक है। तो ये रहता है आपका, इसको अगर मैं नंबर ऑफ वेव फंक्शन या नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट या नंबर ऑफ के वैल्यूज बोलूँ तो ये होता है नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल के बराबर है। n है वहाँ पे नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल है क्रिस्टल के अंदर।
अब ये आया कैसे, उसका भी थोड़ा डेरिवेशन समझाया हुआ है कि अगर हम एक एल लेंथ का 1D का क्रिस्टल अज्यूम करें और उसमें n नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल हो, l है वो लेंथ ऑफ द क्रिस्टल हो गया, और फिर अगर अपन लेटेस्ट कांस्टेंट की बात करें, अच्छा प्रिमिटिव यूनिट सेल हो l और लेटेस्ट कांस्टेंट ये हो a बोल दूं मैं इसको, तो अपन बोल सकते हैं कि हर लेटेस्ट पे एक क्या बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है लेटेस्ट पॉइंट पे, ठीक है, एक लेटेस्ट पॉइंट होता है एक प्रिमिटिव यूनिट सेल में। तो इस तरीके से अगर आपका नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल n हो तो अपन लेटेस्ट कांस्टेंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये लेंथ l है और n ये लेटेस्ट पॉइंट्स है या प्रिमिटिव यूनिट सेल्स है, तो l अपन n से डिवाइड कर देंगे तो लेटेस्ट कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। लाइक मैं एक बार के लिए एग्जांपल के लिए बताऊं कि जैसे ये 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे l लेंथ हो और 6 अगर प्रिमिटिव यूनिट सेल हो तो ये जो लेंथ है उसको क्या बोल सकते हैं, बोल सकते हैं l/6, तो l/n आपका लेटेस्ट कांस्टेंट हो जाएगा। और इस इक्वेशन से हम n को क्या लिख सकते हैं, l/a लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी ये कैसे प्रूव हुआ कि जो n है वो कैपिटल N होगा, तो अगर हम बात करें इसी क्रिस्टल को लेके 1D क्रिस्टल में, तो ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द क्रिस्टल, मतलब यहाँ पे जो क्रिस्टल है वैसा का वैसा बिहेवियर यहाँ पे होगा क्योंकि पोटेंशियल पीरियोडिक है, ठीक है। तो साई ऑफ x प्लस एल है वो साई ऑफ x के बराबर होगा, ये एल लेंथ थी तो साई ऑफ x प्लस एल है वो साई ऑफ x के बराबर होगा, और साई ऑफ x है वो ब्लोच वेव फंक्शन है, उसको अगर हम डालें तो अल्टीमेटली इस कंडीशन पे हम लीड करेंगे, और इससे अपन बोल सकते हैं के एल है वो 2n पाई के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 1 के बराबर है तो मतलब के एल 2n पाई है, और फिर के को अपन लिख सकते हैं 2n पाई बाई एल, ठीक है। और यहाँ से अगर हम n को लिखना चाहें तो n हो जाएगा l अपॉन 2 पाई इंटू के, फिर dn को लिखना चाहें नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट्स k से d k प्लस डी के तक, ठीक है, तो वो ये चीज़ हो जाएगी। और फिर अगर टोटल चाहिए अपने को तो आप इंटीग्रेट कर लो, फर्स्ट ब्रैलेंस जोन में चाहिए थी तो फर्स्ट ब्रैलेंस जोन में जो k की लिमिट्स है वो डाल दिया, अब डी के एल अपॉन 2 पाई तो कॉन्स्टेंट है, और डी के क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस, और 2 पाई बाई है, 2 पाई कट जाएगा, एल बाई ए को आपने ऊपर n लिखा था, तो n, ये प्रूव हो गया कि आपका जो नंबर ऑफ एनर्जी स्टेट है वो नंबर ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल के बराबर होती है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, जो कि मैन टारगेट था, ठीक है, इस थ्योरी का, बैंड थ्योरी का। तो बैंड का एग्जिस्टेंस तो समझ में आ गया था, तो फिर अब इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल्स या सेमी मेटल्स की तरह कब सॉलिड बिहेव करेगा, इस पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंसुलेटर्स की, और T = 0 केल्विन पे बात करते हैं। तो ये थ्योरी क्या कहती है, बैंड थ्योरी क्या कहती है कि फॉर इंसुलेट या इन इंसुलेटर्स देयर विल बी सम कंप्लीटली फिल्ड बैंड्स एंड कंप्लीटली एम्प्टी बैंड्स एट T = 0 केल्विन, और उनमें जो गैप है, साथ में उनमें अगर गैप है वो जिसको अपन कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात करें तो उनके बीच में जो गैप है वो अगर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा हो तो अपन बोलेंगे कि इस टाइप के जो सॉलिड है वो आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। और सिमिलरली अगर T = 0 पे सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन देखें इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो बोलेंगे कि अगेन सेम सिनेरियो होता है जैसा इंसुलेटर में है, ठीक है, बट द डिफरेंस इज कि जो बैंड गैप है वो आपका 0.2 से लेके 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक रहता है। तो अगेन देर आर सम कम्प्लीटली फील्ड बैंड्स, और जो टॉप मोस्ट फील्ड बैंड है उसको अपन बैलेंस बैंड बोलें, और जो उसके ऊपर कम्प्लीटली एम्प्टी बैंड है, कुछ कम्प्लीटली फील्ड बैंड होंगे और कुछ कम्प्लीटली एम्प्टी बैंड्स होंगे, और ये टॉप मोस्ट जो फील्ड बैंड है उसको बैलेंस बैंड बोले, और जो पहला कंडक्शन बैंड है, जो पहला एम्प्टी बैंड है उसको कंडक्शन बैंड बोले, और उसमें गैप है सिमिलर वे में, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे इस रेंज में हो तो अपन इस टाइप के मटेरियल्स को बोलेंगे सेमीकंडक्टर। और अगर ये बैंड गैप 0 हो और साथ में वैलेंस बैंड है वो पार्टली फील्ड हो, या मैं बोलूँ कि हाफ फील्ड हो, पार्टली फील्ड हो, और बैंड गैप है कंडक्शन बैंड और इसके बीच में बिल्कुल 0 हो, तो फिर अपन बोलेंगे कि ये आपका मेटल्स टाइप के मटेरियल होंगे। सेमी मेटल्स में क्या रहता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है। तो इसमें क्या रहता है, वैलेंस बैंड है वो पार्टली एम्प्टी होता है, यहाँ तक भरा होता है, और जो कंडक्शन बैंड है वो पार्टली फिल्ड होता है। तो ये डेफिनेशन आपकी सेमी मेटल की बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये पार्टली एम्प्टी और ये पार्टली फिल्ड, ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, ठीक है। चलिए ये हुआ पूरा आपका बैंड थ्योरी, और देखते हैं कि कितने मिनट में हुआ है, अभी देखते हैं जो भी है। थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड क्वांटा मीन्स क्वालिटी ऑब्वियसली, ठीक है, बाय बाय।